हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 7 महिलाएं जाति एवं सुधार चैप्टर को। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। यह वीडियो सीटेट एवं अन्य जीके जीएस पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चैप्टर संख्या 7 महिलाएं जाति एवं सुधार। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव भी लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से ये जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ है सदाचारी महिला। तो सती शब्द का अर्थ क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों को विश्वास था कि औरत पढ़ लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्द विधवा हो जाएगी। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थीं। ऐसे काम धंधे करती थीं जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। तो इस विषयों पर, उपयुक्त विषयों पर कैसे आगे परिवर्तन हुआ, इसको देखते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चियाँ और पुस्तिकाएं छप रही थी।
ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थीं, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुष और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तनों के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से होती थी। राजा राममोहन राय, जिनका जन्म 1772 और मृत्यु 1833 में हुआ, इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राममोहन राय ने। कहाँ किया? तो कलकत्ता में। राममोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। यही है, देखिए राजा राममोहन राय हैं। राजा राममोहन राय ये जो है आधुनिक भारत के अग्रदूत भी कहे जाते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक भी हैं। राममोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। अब जो है विधवा स्त्रियों का किस तरह जिंदगी में बदलाव हुआ, ये राजा राममोहन राय के द्वारा। राममोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे वे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। राममोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राममोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। तो सती प्रथा जो था उस पर पाबंदी कब लगाई गई? तो 1829 में लगाई गई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। तो विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से पाबंदी लगाई गई। राममोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक पदार्थ को चुनौती देना चाहते थे, अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। तो राजा राममोहन राय भी इसी तरह का उदाहरण दिए थे कि जो भी हमारी धार्मिक ग्रंथें हैं उनमें जो है कहीं नहीं एक सती स्त्री को जलने की बात कही गई है। पहले हम उन लड़कियों में बांध देते हैं। राममोहन राय ने अपने विचारों को प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इस तरह का एक उदाहरण देखिए। सती समर्थक ये क्या करते थे? औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं।
उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। सती विरोधी क्या कहते हैं? आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो? उनमें समझ नहीं होती। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? अब देखिए, उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्हें विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कब शुरू हुआ था? तो 1856 में। किसके प्रयत्न थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे संबंधित थे? तो विधवा पुनर्विवाह से। और यह कब कानून बना? तो 1856 में। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेसालिंगम पुतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विधवा विवाह के समर्थन में कौन संगठन बनाया था? तो वीरेसालिंगम पंतलू। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। ये हैं, देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं ये। अब जो है लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। अब इसके आगे अब स्कूल भी लड़कियां कैसे गईं इस कहानी को हम देखते हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियां को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देख रेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रास सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए के टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। तो जो है ज्योतिराव फूले ये जो है महाराष्ट्र से संबंधित लड़कियों को पढ़ाने में काम आने वाले सुधारक थे। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली कुछ सुधारकों ने
कुरान शरीफ की आयतों को हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो मुमताज़ अली कौन थे? तो मुमताज़ अली एक समाज सुधारक थे और ये कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देते थे। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगीं। अब जो है आगे चल कर के महिलाओं के बारे में भी महिलाएं कुछ लिखने लगीं। 20वीं सदी के शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थीं। तो इनका नाम रखिएगा याद, बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी। ये कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाई थीं। वह रूढ़िवादी विचारों के कटु आलोचक थीं और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थीं। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गईं। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं और उन्हें समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ताराबाई शिंदे ने। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना, ये देखिए पूछ दे और ऐसे ही पूछता है, जिसने पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई है। ये पंडित रमाबाई हैं। संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। पंडित रमाबाई समाज सुधारक थीं। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर भी एक किताब लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थीं जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। जाहिर है कि इन सभी बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होंगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थीं। उन्होंने किताब लिखी, पत्रिकाएं निकालीं, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी के शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थीं। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी ले लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांग का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया, स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। बाल विवाह के विरुद्ध कानून महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई।
लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1929 में। इस कानून के बारे में वैसे कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में ही यह उम्र बढ़कर क्रमशः 21 साल व 18 साल कर दी गई। तो यदि यहाँ से प्रश्न पूछे कि बाल विवाह के बाद जो कानून बने वह लड़के की उम्र की शादी 18 और लड़की की 16 थी। अब जो है ये चित्र है, ये देखिए ये चित्र है। इस चित्र का क्या रहस्य है? तो यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। कितने? 20%। अब जाति और समाज सुधार, इस चैप्टर को अब कल कंप्लीट किया जाएगा, इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी यदि समस्या हो उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके दोस्तों।